बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हम जैसे बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी का अगर हम वर्डली मीनिंग देखना चाहें तो बायोलॉजी इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। और ये 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं। वन ऑफ देम इज बायोस, ओके, बायोस, and bios means life, and the second one is logos, and logos means study, okay. So basically बायो का वर्डली मीनिंग यूं बना कि स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा, अब हम जैसा कि जानते हैं कि बायोलॉजी किसकी ब्रांच है। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसा ही है ना। बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस। और साइंस में हम सब जानते हैं कि हम क्या स्टडी करते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं। नेचर में जितने भी फिनोमिनन्स हैं या इवेंट्स हैं जो कि अकर होनी है, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट ने इसीलिए साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है ना। जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है। अब बायोलॉजी क्या चीज है। बायोलॉजी नेचर का वो पार्ट है जिसमें के लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, इनका आपस में रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है, रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है, ठीक है। यानी कि लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना। ये इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है बायोलॉजी की, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे वाटर है, ठीक है। वाटर का एक मॉलिक्यूल है और हम सबको क्या पता है कि वाटर क्या है। वाटर लिविंग है और नॉन लिविंग है। वाटर इज अ नॉन लिविंग, ठीक है। और प्लांट्स क्या है, प्लांट्स लिविंग है, ऐसा ही है ना। और ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस भी लिविंग है। तो क्या वाटर जो है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस इफेक्ट कर रही है इनको? यस, ये करती है। प्लांट्स को भी इफेक्ट करती है और ह्यूमंस को भी इफेक्ट करती है, ठीक है ना। सो इन दिस वे जो रिलेशनशिप है लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का, उसको बायोलॉजी की ब्रांच, जो साइंस की ब्रांच है, उसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये बात? सही है। सो हम यहाँ से सबसे रीडिंग कर लेते हैं। बायोलॉजी इज द study of living things. It is a branch of science and like other sciences it is a way to understand nature, ठीक है। क्लियर हो गया। Biologists deal with the living part of the nature and the non-living part of and with the non-living things which affect the living things in any way, ठीक है। living part of the nature को study करेंगे with the non-living things जो कि किसी न किसी तरीके से affect कर रही हैं living things को। They strive to understand, explain, integrate and describe the natural world of living things. The literal meaning of biology is the study of life. So students, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसकी डेफिनेशन हमने देख ली, हमने ये देख लिया कि वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। सारा कुछ पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि बायोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। सो अब लाइफ को भी तो डिफाइन करना जरूरी है ना कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, ठीक है। और लाइफ यहाँ पे जो साइंस है वो फेल हो जाती है, वो लाइफ को डिस्क्राइब नहीं कर सकी, वो लाइफ की कोई डेफिनेशन नहीं दे सकी, ठीक है। साइंटिस्ट अनसक्सेसफुल रहे लाइफ को डिफाइन करने में। और उसकी वजह क्या थी कि सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो थे वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस थे। यानी कि साइंस का भी एक स्कोप है ना, तो वो उस स्कोप के अंदर नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका साइंटिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं था कि वो उसका आंसर नहीं कर सके। लाइक जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या मीनिंग है, व्हाई शुड बी देयर लाइफ, लाइफ क्यों जरूरी है, लाइफ में क्यों प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर साइंटिस्ट के पास नहीं था, ठीक है। तो इनका आंसर कौन देते हैं? इनका बेसिकली जो आंसर है वो तो या तो फिलोसफर्स देते हैं या थियोलॉजियंस देते हैं। और थियोलॉजियंस हम किनको कहते हैं? मजहबी पेशवा को कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी का जो मेन फोकस है या जो मेन कंसर्न है वो यहीं तक है कि जो लाइफ है वो वर्क किस तरह से करती है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट मेनली डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू हाउ लाइफ वर्क्स, ठीक है।
बाकी सब कुछ लाइफ से रिलेटेड, लाइफ क्यों वजूद में आई, लाइफ का मतलब क्या, ऑल दैट वो उन्होंने फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस पे छोड़ दिया, ठीक है। उनका बायोलॉजिस्ट से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अब लाइफ को तो डिस्क्राइब करना जरूरी है, क्योंकि हम लाइफ को स्टडी करने जा रहे हैं इस ब्रांच में, बायोलॉजी में, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ जो कि असाइन कर दी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं कि एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, अगर तो वो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और अगर वो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसी की बेस पे, इसी सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिस्टिंग्विश किया गया है, सेपरेट किया गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, जिनमें हम डेड ऑर्गेनिजम्स को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। सो अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो कौन से सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि एक चीज जो है वो लिविंग है और एक चीज जो है अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन लिविंग है, उनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरेक्टरिस्टिक असाइन की है साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो है कि दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स एंटाइटीज, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स एंटाइटीज। हम सबको पता है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना, वो क्या है, सेल है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं, ठीक है। टिश्यूज मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं, एंड ऑर्गन्स फाइनली मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। और यही ऑर्गन सिस्टम है जिसके बाद जो बॉडी है प्रॉपर फंक्शन जो है अपना परफॉर्म करती है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि असाइन की गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो ये है कि दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स एंटाइटीज, ठीक है। सेकेंडली जो क्वालिटी या जो कैरेक्टरिस्टिक जो सी है वो असाइन की गई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो ये है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, ठीक है। अब वन सेल किस केस में आप कहेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं ओनली वन सेल पे, यस दे आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। और अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें जो बड़ी फेमस एग्जांपल है फंजाई की, दैट इज यीस्ट, ठीक है। यीस्ट भी क्या है, यीस्ट भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर फंजाई है। सो वन सेल इन केस ऑफ बैक्टीरिया और यीस्ट। और अगर हम मोर सेल्स की बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलुलर है, उनमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आ जाते हैं। ह्यूमंस में एक अंदाजे के मुताबिक 32 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। So a big number of cell is present in case of humans. They are multicellular. So second characteristic क्या हो गई, they are composed of one or more cell, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे वो कहता है कि दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वी नो दैट दिस इज अ सेल। सेल में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रेजेंट है डीएनए, ऐसा ही है ना। अब ये जो डीएनए है, दिस इज द जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ द सेल। डीएनए ही डिसाइड करेगा कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी किस तरह से डेवलप करेगी, उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सो डीएनए इज द जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ सेल एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, ठीक है। समझ आ गई आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में वो कहता है दे कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, दे कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उन्होंने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है ना। और जब भी कोई चीज फंक्शन परफॉर्म करती है उसको एनर्जी चाहिए होती है, ऐसी ही बात है। सेल्स ने भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, सेल को भी एनर्जी चाहिए। सेल को वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सेल को वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा एटीपी एंड NADPH, ठीक है, NADPH। इसके बारे में हम इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, उसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आप प्रीवियसली जब 9th क्लास में थे आप इसको डिटेल स्टडी कर चुके हैं, लेकिन वो इतना मतलब नहीं डिटेल में बताया हुआ था, इसमें आप डिटेल में स्टडी करेंगे। सो
एटीपी और एनएडीपीएच प्रोवाइड करते हैं सेल को एनर्जी, और उसके बाद सेल जो है उसके डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। अगर उसको ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल विल बी फेल्ड टू कैरी आउट इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। सो ये कैरेक्टरिस्टिक भी होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है एंड दैट इज दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ऑल द टाइम मैनी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। ठीक है, फेमिलियर है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। या तो जो मेटाबॉलिज्म की फॉर्म में हर वक्त जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत से केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं, या तो ये हो रहा होता है कि जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होती है उनकी, वो सिंपलर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, या फिर जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। सही है। सो एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये होगी कि दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है कि दे कैन ग्रो इन साइज। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, साइज में ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि दे कैन मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। इनका कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जिसको कि वो स्टेबल रखते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब नहीं करते, वो कांस्टेंट रहता है। और इसके वेरियस मैकेनिज्म है लाइक होम्योस्टेसिस जिसमें हम डिफ्यूजन देखते हैं, ऑस्मोसिस देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है। जिनके ये सारे जो मैकेनिज्म्स हैं इसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, होम्योस्टेसिस चैप्टर हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में जो चैप्टर नंबर 15 है वो होम्योस्टेसिस से ही रिलेटेड है, जिसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो होम्योस्टेसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, उसके बाद हम अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ देख आते हैं एंड दैट इज दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है, सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका क्या मतलब है कि लाइक अगर ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस ही प्रोड्यूस करेंगे, वो कोई और स्पीशीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। उसके बाद लास्ट वन है दे रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी इन्वायरमेंट में स्टिमुलस होता है, लाइक वो साउंड हो सकता है, वो हीट हो सकती है, वो टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, वो लाइट हो सकती है। तो क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करेंगे जितने भी स्टिमुलस हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, सो क्लास ये तो हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी बेस पे साइंटिस्ट जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। और यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि असाइन की गई हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ये बहुत शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर ही आता होता है बोर्ड में भी कि वो आप डिस्क्राइब करें सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि असाइन की गई हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो उसके फिर आपने ये आंसर देना है। ठीक है, तो अब हमने डिफाइन कर लिया, बायोलॉजी को डिफाइन कर लिया कि दैट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और द स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने लाइफ को डिफाइन कर लिया कि लाइफ क्या है। ठीक है, हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की जो कि असाइन की गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, बायोलॉजी को जो उसकी मेन ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी की मेन 3 ब्रांचेस हैं, दैट इज बॉटनी। फर्स्ट वन इज बॉटनी, second one is zoology, and the third one is microbiology। सही है, 3 मेन इसकी ब्रांचेज हैं। बायोलॉजी में हम बॉटनी की जो ब्रांच है बायोलॉजी उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स को, ज़ूलॉजी में हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स को, और माइक्रोबायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स आप जानते हैं किसे कहते हैं कि
एनीथिंग, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। और उनको किसके अंदर स्टडी किया जाता है? उसको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। सही है। तो ये तो हो गई बॉटनी की, बायोलॉजी के मेजर जो 3 ब्रांचेस हैं वो। ठीक है। इसके अलावा भी बायोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस हैं जो कि साइंटिस्ट ने स्टडी की हैं, या उनको बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में उन्होंने डिवाइड किया है, जिनको हम आगे 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम देखते हैं कि वाटर प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। वाटर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है। प्रोटीन्स के अलावा और क्या चीज प्रेजेंट है? लिपिड्स प्रेजेंट है। इसके अलावा डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है। जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं, आइदर वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या जैसे मैंने ये बताया मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इन केस ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड डीएनए, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस एट मॉलिक्यूलर लेवल। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन्वायरमेंट को किस तरह से डिस्कस करेंगे? क्या हम इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ हम इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस करेंगे कि आइदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, या जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसमें हम इन्वायरमेंट को भी स्टडी करते हैं। और आपको पता है कि इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा चीज जो इफेक्ट करती है वो कौन सी है? दैट आर प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमने रिलेशनशिप पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और इन्वायरमेंट का। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। माइक्रोबायोलॉजी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किसको कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सी थ्रू द नेकेड आई। और उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक माइक्रोस्कोप की। ठीक है। और कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ते हैं इसमें हम बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं, वायरसेस पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ हो गए, इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक अल्जी और फंजाई। ये सब हम किस ब्रांच में डिस्कस करेंगे? ये पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ठीक है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर जितने भी पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए या फिर रिवर्स हो गए, इसमें जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये फ्रेश वाटर है। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? उसकी स्टडी को हम कहेंगे कि ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। ठीक है। इसके अलावा इसमें हम फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स भी स्टडी करते हैं वाटर बॉडीज के। फिजिकल पैरामीटर्स लाइक कि वाटर का कलर कैसा है, वाटर की स्मेल कैसी है, वाटर का टेस्ट कैसा है। और जहां तक बात रही केमिकल पैरामीटर्स की, उसमें आ जाता है कि वाटर में की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, इसकी हार्डनेस कितनी है। ठीक है। इस तरह ये फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स भी ऑफ वाटर बॉडीज के डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है। Fresh water biology, this branch of biology deals with the organisms living in the freshwater bodies, that is rivers, lakes, etc. and the physical and the chemical parameters of these water bodies, जो कि मैं आपको पहले भी बता भी चुकी हूँ। ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं मेरीन बायोलॉजी की तरफ। मेरीन वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? आप सब जैसे अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि जितना भी वाटर जो कि सीज या फिर ओशंस में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेरीन वाटर कहते हैं। अब जितनी भी लाइफ जो सीज या ओशंस में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे?
जब भी हम इसको स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि ये मेरीन बायोलॉजी है, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे कि मेरीन जितने भी मेरीन वाटर में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसको भी स्टडी करेंगे, और इसके अलावा इसके भी जो मेरीन वाटर बॉडीज हैं उनके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी किया जाएगा, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मेरीन लाइफ एंड द फिजिकल एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी एक्टिंग एज अ फैक्टर फॉर द मेरीन लाइफ। स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका कंपैरिजन आता होता है बहुत ज्यादा कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड द मेरीन बायोलॉजी, और द राइट अ कंपैरिजन ऑन फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड द मेरीन बायोलॉजी, ठीक है। आपको समझ आ गई अच्छी तरह से। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। अब पैरासाइट्स के आपको पैरासाइटोलॉजी की नेम से इंडिकेशन हो रही है कि इसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, आप अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि या तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है या उसके अंदर रहता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। होस्ट के वो ऊपर रहेगा, बॉडी होस्ट बॉडी के ऊपर रहेगा या फिर उसके अंदर रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और अब पैरासाइट और होस्ट के रिलेशनशिप को हम जब भी स्टडी करना चाहेंगे तो हमसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। लाइक जैसे प्रोटोजोआ है वो किसमें रहता है, वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसकी लाइफ हिस्ट्रीज क्या है, इन सबको हम किस ब्रांच में डिस्कस करेंगे, पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, the structure, mode of transmission, life histories and the host parasite relationship. Host parasite relationship are studied in the parasitology, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ह्यूमन बायोलॉजी की तरफ। इसकी भी हमें नेम से इंडिकेशन मिल रही है कि ह्यूमन बायोलॉजी में हम किसको स्टडी करने जा रहे हैं। ह्यूमन बायोलॉजी में हम मैन को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैन से रिलेटेड हम क्या डिस्कस करेंगे, मैन से रिलेटेड हम देख लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। दिस इंक्लूड्स द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी बेसिकली टू वर्ड्स हैं, एक है एना, एना मीन्स अप एंड टॉमी मीन्स कटिंग, अप कटिंग। यानी कि जब भी हम जो बॉडी है उसकी कटिंग करके जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम शेप डिस्कस करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन में क्या है, एवोल्यूशन में हम एवोल्यूशन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि जो प्रेजेंट डे बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, सही है। तो जितना भी एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स का रिलेशनशिप है, यानी कि ईच एंड एवरी डिसेंडेंट हैज एन एंसेस्टर, ठीक है। जो उनका रिलेशनशिप है एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स का, उसको हम एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में हम जीन्स को स्टडी करते हैं, डीएनए को स्टडी करते हैं, मोड ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सब हम करते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ओके, ये हो गया ह्यूमन बायोलॉजी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सोशल बायोलॉजी की तरफ। सोशल बायोलॉजी की भी नेम से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि इसमें हम क्या करेंगे, सोशल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड द कॉम्युनल लाइफ। कॉम्युनल लाइफ इकट्ठे रहना, यानी कि कॉम्युनल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या करते हैं, कॉम्युनल लाइफ को हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन बींग्स की, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का एक बहुत ब्रॉड ब्रांच है, ठीक है। और इसको बेसिकली जो अदर साइंटिफिक फील्ड्स हैं उनके साथ इनके कंबाइन करके इसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके सिस्टम्स को यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि अल्टीमेटली ह्यूमंस को क्या करती हैं, बेनिफिट करती हैं, ठीक है। इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। इसकी मैं आपको जैसे एग्जांपल दूंगी, जैसे ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड किससे बनती है, ब्रेड फंजाई
है एक यीस्ट, फंजाई की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं यीस्ट, ठीक है। यीस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्रेड बनाने में यूज होता है, ठीक है, जिसे हम खमीर कहते हैं ना, खमीर, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। यीस्ट के थ्रू क्या बन रही है, ब्रेड बन रही है। और यीस्ट क्या है, यीस्ट फंजाई है, ठीक है। इसके अलावा एक और अगर हम एग्जांपल लें तो बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट के लिए, ठीक है। डिफरेंट हार्मोन्स बनाए जाते हैं और इस तरह ह्यूमन बींग्स को अल्टीमेटली फायदा पहुंचता है, ठीक है। सो क्लास हमने अब तक पढ़ लिया, बायोलॉजी को पढ़ लिया, हमने लाइफ को डिफाइन कर लिया, हमने बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट आते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है। इसमें से हम आज सिर्फ बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी इंशाल्लाह हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो क्लास आपने जैसे लाइफ को डिफाइन किया था तो आपने कहा था कि लाइफ जौन से है वो एक यानी कि उसको मेंटेन करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि ऑलवेज जौन से हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं, ठीक है ना। और जिसकी वजह से जो लाइफ है वो मेंटेन रहती है। अब वो केमिकल रिएक्शंस जौन से हैं वो कौन परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली वो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एलिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, ठीक है। उसके बगैर तो जो है वो केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकते केमिकल एलिमेंट्स की तरह की बगैर, ठीक है। सो वो कहता है कि ये वो एलिमेंट्स जो कि केमिकल एलिमेंट्स बना रहे हैं, केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं फर्दर, ठीक है, उनका नंबर जस्ट 16 है, ठीक है। टोटल 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से जो ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं जो कि फिर उनमें केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं वो जस्ट 16 है, ठीक है। हम इसकी थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं। 100 of chemical reactions are involved in maintaining the life of even the simplest organisms, ठीक है। In view of this, it is something of a surprise to find that of 92 naturally occurring chemical elements, only 16 are commonly used in forming the chemical compounds from which the living organisms are made. यानी कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, उनमें से जो 16 जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जिससे फिर क्या बनती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर बनते हैं, ठीक है ना। These 16 chemical elements and few others which occur in a particular organisms are called bioelements, ठीक है। इन 16 केमिकल एलिमेंट्स को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो कहता है कि इन 16 में से भी जस्ट 6 बायो एलिमेंट्स हैं, जस्ट 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि अकाउंट करते हैं फॉर 99% ऑफ द टोटल मैस, ठीक है। इन टोटल कितने थे, 92 थे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। इनमें से कितने थे जो कि बना रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो जस्ट 16 थे, ठीक है, 16। अब इन 16 में से भी ह्यूमन बॉडी के केस में जस्ट 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अकाउंट करते हैं 99% मैस, टोटल मैस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब वो 6 कौन से हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। So the 6 commonest bioelements accounts for the 99% of the body mass are as follows. First of all is oxygen, which makes 65%. Body mass, carbon makes 18%, hydrogen 10%, nitrogen 3%, calcium 2%, and phosphorus only 1%. So these are the 6 elements which will make 99%, ठीक है, of the body mass. इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो जस्ट 1% बनाते हैं, ठीक है। वो कितना बनाते हैं, जस्ट 1% बनाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, दे आर पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर एंड मैंगनीज एंड जिंक, एंड द लास्ट वन इज द आयोडीन, ठीक है। इसमें उन्होंने जिंक, मैंगनीज, कॉपर और आयोडीन के आगे लिखा हुआ कि ये ट्रेसेस में प्रेजेंट है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं लाइक पोटाशियम, उसमें बताया कि वो 0.35% प्रेजेंट होता है। सल्फर के बारे में बताया कि 0.25%, क्लोरीन के बारे में बताया हुआ कि 0.15%, सोडियम की जो परसेंटेज दी गई है वो भी 0.15% है, मैग्नीशियम की 0.05% है एंड आयरन की भी 0.004% प्रेजेंट है, ठीक है, ओके।
अब नेक्स्ट वो बताता है हमें कि ये जो हमने 16 केमिकल एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, इसके बारे में वो ये कह रहा है कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। और ये कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली डिफरेंट है उन केमिकल एलिमेंट्स से जो कि कहाँ प्रेजेंट है, नॉन लिविंग वर्ल्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि इट शोज दैट बायो एलिमेंट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच मेक देम पर्टिकुलरली एप्रोप्रिएट एज द बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ आ गया आपको इस बात की कि जो केमिकल एलिमेंट्स जो 16 हमने डिस्कस किए हैं वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं उन एलिमेंट्स से जो कि किसमें प्रेजेंट है, नॉन लिविंग वर्ल्ड में प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने अब तक डिस्कस किया, बायोलॉजी को डिस्कस किया, बायोलॉजी को हमने डिफाइन किया, फिर हमने लाइफ को डिफाइन किया, उसके बाद हमने बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने ये बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद हम जो इंशाल्लाह नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।